वेलकम टू कन क्लासेज चंदन एकेडमी। तो मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि आज से आपका मैं स्ट्रिक्ट का क्लास सिर्फ सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैं ये क्लास मैं ले रहा हूँ और जितने भी चीज़ें मैं कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूँगा वो सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और मैं इस बात को एश्योर करता हूँ कि आप सफल तो जरूर हो जाएंगे। मैं ये नहीं करूँगा आपको 140 मार्क्स आएंगे, 150 मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते तो आप स्टेट को इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 90, 100 मार्क्स, 110 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। तो मैं जो भी कंटेंट आपको लिखवाऊंगा आप उसको ध्यानपूर्वक बिल्कुल आप लिखते रहिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों को मिलती रहे और आपके प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की रुकावट ना आए। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो जो भी मैं लिखवा रहा हूँ आपको आप बस उसको सिर्फ नोट डाउन करते जाइए। तो सबसे पहले मैं सिविक्स से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चंस में रहेंगे। तो जहां तक सिविक्स की बात है तो सबसे पहले मैं टॉपिक ले रहा हूं कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप इसको लिखेंगे, इसका उत्तर क्या लिखेंगे? रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का, यानी रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों का और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? शासन प्रमुख के नाम। शासन प्रमुख के नाम जो है वो लोकतांत्रिक संविधान में नहीं रहता है, ये वहां पर प्रावधान नहीं है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर आ रहा हूं। क्या है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर क्या है? अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ? अप्रैल 1994 में। आई होप आप लोग अपने अपने नोटबुक्स और पेन लेके बैठे होंगे और आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको नोट डाउन कर रहे होंगे और डेफिनेटली ये क्वेश्चन सब जितने भी मैं लिखवा रहा हूं तो 100% आप पास होने की मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आप इसको लिखते हैं और इसको प्रिपेयर करते हैं तो, क्योंकि टाइम कम है, इतने कम टाइम में अगर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाना शुरू कर दूं तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको बोल बोल के मैं लिखवा रहा हूं ताकि आप उस चीज को लिखते जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? क्रिप्स मिशन जो है कब भारत आया? तो इसका उत्तर क्या है? 1942 में। कब आया? इसका उत्तर क्या है? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्रोत कौन है? भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कौन है? यानी कि कहने का मतलब क्या, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो है कौन होते हैं? लोकतंत्र में हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण स्थान किनका होता है? तो उत्तर क्या है? जनता का। क्योंकि आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो आप इसको नोट डाउन करते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है? उसका उत्तर क्या है? साम्यवादी शासन व्यवस्था। उत्तर क्या है? साम्यवादी शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो भारतीय संविधान में नहीं है। अब अगला प्रश्न क्या है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे?
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे और वो हमारे संविधान के निर्माता भी थे और उन्होंने संविधान लिखने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए हम लोग संविधान का जनक भी क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग कहते हैं। तो ठीक, अगला प्रश्न क्या है? संविधान का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था? संविधान का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका उत्तर क्या है? कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता। कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता के लिए संविधान का निर्माण किया गया था, ताकि जो भी हमारा शासन है वो शांतिपूर्वक चलता रहे और बिल्कुल सारी चीजें इसमें स्पष्ट रूप से लिखी गई। अब अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने अटूट साहस एवं धैर्यपूर्वक भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका अदा की? प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने अटूट साहस एवं धैर्यपूर्वक भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका अदा की थी? तो इनका इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग 1946 ईस्वी में, यानी 1946 में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। यानी आर्थिक और सामाजिक जीवन जो है वो क्या है? असमानताओं से भरा होगा। भारतीय संविधान सभा में किस संविधान सभा के सदस्य ने यह बात कही थी? भारतीय संविधान सभा के किस सदस्य ने यह बात कही थी? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बातें कही थी। अब क्वेश्चन नंबर है 12। अश्वेतों द्वारा, अश्वेतों यानी कि जो श्याम वर्ण के हैं, अश्वेतों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में संचालित किया गया था? अश्वेतों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में संचालित किया गया था? उसका उत्तर लिखेंगे आप लोग दक्षिण अफ्रीका। क्या लिखेंगे? दक्षिण अफ्रीका। अब अगला प्रश्न है आपका है, किस देश का संविधान समापन एवं विरोधी पक्ष के बीच सहमति का परिणाम था? किस देश का संविधान एवं विरोधी पक्ष के बीच सहमति का परिणाम था? तो इसका उत्तर क्या है? दक्षिण अफ्रीका। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी। अब अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो इसका उत्तर क्या है? 26 नवंबर 1949 को। यानी कि ये लागू नहीं हुआ था, ये लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत, उसका उत्तर क्या है? 26 जनवरी 1949 यानी 1949। किसने कहा था कि हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि क्या? जनता
अगर हमने कुछ निर्णय ऐसे दिए हैं तो जिसमें जनता की असहमति है, जनता उस चीज पर सहमत नहीं है, तो जनता ऑब्वियसली उन चीजों का विरोध करेगी। तो ये बातें किसने कही थी? तो उत्तर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बातें कही थी। अब अगला प्रश्न आपका आने वाला है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी टेम्पोररी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उसका उत्तर क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब जो प्रश्न मैंने इससे पहले कहा था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो उसका उत्तर अब आ रहा है 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। और उस दिन से हम वास्तविक जीवन में लोकतंत्र के मूलभूत चीजों को हमने समझना शुरू कर दिया था। वाकई हमारा लोकतंत्र जो है, भारत का लोकतंत्र वैसे भी दुनिया भर में क्या है, बहुत ही जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है? इंडिया। यहाँ पे क्या डाइवर्सिटी है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता है। यही हमारे भारत की सबसे मूलभूत विशेषता है। अब अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? उसका उत्तर आप लोग लिखेंगे क्या? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब अगला प्रश्न, भारत अंग्रेजों की गुलामी से कब मुक्त हुआ? भारत अंग्रेजों की गुलामी से कब मुक्त हुआ? उसका आंसर क्या है? 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा कारक भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता? कौन सा कारक जो है भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है? तो जातिवाद को मानना, क्योंकि भारतीय संविधान जातिवाद में विश्वास नहीं करता। क्योंकि यहां पे हम लोग संविधान में जाति के ऊपर में कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है, क्योंकि इस देश में सभी जाति के लोगों को समान हक दिया गया है। सभी के पास में फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज सबके, तो जातिगत कोई यहां पर टिप्पणी नहीं की गई। अब अगला प्रश्न है, कौन निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? यानी कि कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर क्या है? अगेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? उसका उत्तर क्या है? 299। 299। अब अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है? संविधान में प्रस्तावना, जिसको हम लोग निर्देशिका भी कहते हैं, के उल्लेख की परंपरा किस देश के संविधान से प्रारंभ हुई? इस संविधान में प्रस्तावना के उल्लेख
की परंपरा किस देश के संविधान से प्रारंभ हुई? इसका उत्तर क्या है? संयुक्त राज्य। संयुक्त राज्य के संविधान से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में परिवर्तन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में यानी कि परिवर्तन यानी कि संशोधन जो होता है, जो अमेंडमेंट वगैरह जो होते हैं, तो भारतीय संविधान में परिवर्तन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर क्या है? 3। क्या उत्तर है इसका? 3। अब अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। यह कथन किसका था जिसे पंडित नेहरू ने आजादी जिस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस था उसके अवसर पर उद्धृत किया था? तो इसका उत्तर क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत देश को आजादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसलिए महात्मा गांधी को लोग आज भी याद करते हैं और उनके जन्म दिवस को हम लोग नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को हम लोग। तो आई होप आप लोगों ने इस प्रश्न को, जितने भी प्रश्न मैंने लिखवाए हैं, सबको अपने लिए लिखा होगा। आज थोड़ी समय की कमी की वजह से मैंने सिर्फ आपको इतना ही लिखवाया है, लेकिन कल मैं आपका फिर से जो आज की टॉपिक्स होंगे और जो कल के टॉपिक्स होंगे उसको उसमें साथ में मैं लिखवा दूंगा। तो आई होप आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और बहुत ही सीरियसली आप उसको ना रोज उसको लिखते रहिए, रोज उसको पढ़ते रहिए। मैं सारे कंटेंट आपको, और लास्ट में मैं इसका PDF फॉर्म जो है बना करके मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से उसका प्रिंट निकाल करके आप उसको अच्छे से तैयार कर सके और रिवाइज कर सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।